अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन टॉक और मैं हूं नासिर हबीब। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं क्या, इनकी क्यों ज़रूरत है कि एसएमईज की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए इनके अंदर। जो प्रोग्राम है नाज़रीन एसबीएन और गेन का, उसकी डिटेल्स क्या हैं, किस तरह की ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं एसएमईज को, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं प्रोग्राम कराने वालों को इन एसएमईज से, किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही, क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के अंदर, जो इकॉनमी का के अंदर जो बर्डन है इस मेल न्यूट्रिशन की वजह से वो कितना है और कितना न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर शादाब फरीदुद्दीन, जो कि कंसल्टेंट हैं एसबीएन गेन के और विद ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ 25 इयर्स इन हायर एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग एंड स्ट्रेटजी। मिस्टर फरीदुद्दीन इज मैनेजिंग पार्टनर ऑफ एनजीओ रिसोर्स सेंटर। कैसे हैं शादाब साहब? आदाब आदाब, बहुत शुक्रिया सर, आप स्पेशली कराची से तशरीफ लाए। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर शमशेर एच खान, जो कि कंसल्टेंट हैं डेवलपमेंट सेक्टर प्रोग्राम्स के इन एग्रीकल्चर सप्लाई चेन, फूड सेफ्टी एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। शमशेर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शादाब साहब, आपसे आगाज करते हैं इस डिस्कशन का। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों कर इस पे आप लोग काम करें? पहले अगर व्यूअर्स को बताएं ये क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों। जी बहुत शुक्रिया नासिर साहब। देखिए, हर लफ्ज़ के अंदर एक कहानी छुपी हुई है। एक ज़माना वो था कि फूड जैसे ही पैदा होता था हम उसे कंज्यूम कर लेते थे। अच्छा, वक्त गुज़रने के साथ साथ फूड की कंजम्पशन बहुत बढ़ गई, फूड की प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई, तो फूड की कंजम्पशन और प्रोडक्शन के दरमियान वक्फा आ गया। अब देखिए, फूड प्रोड्यूस होता है और फिर हमारे पास अक्सर सूरतों में प्रोसेस्ड फूड की शक्ल में आता है। तो फूड की प्रोडक्शन से लेकर फूड की कंजम्पशन तक बहुत सारे मराहिल हैं, जिनमें अगर फूड को सेफली प्रिजर्व ना किया जाए, अगर खुराक को अच्छी तरह से हिफाजत से संभाल के ना रखा जाए, तो फूड तो पहुंच जाता है कंज्यूमर के पास, लेकिन फूड की ग़िज़ाइयत कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचती और उसमें फिर बहुत सारे दूसरे एलिमेंट शामिल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर खुराक से रिलेटेड बासी खाना खा लेने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो वो सब इसी वजह से हैं कि फ़ूड सेफ्टी या फूड के अंदर तहफ़्फ़ुज़ जो है इसका ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस हमारे हेल्थ के ऊपर हैं, जो कंज्यूम कर रहे होते हैं हमारे हेल्थ के ऊपर हैं। फिर चूँकि ये प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो ना सिर्फ कंज्यूमर्स हमारे पाकिस्तान में हैं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हैं। तो जब पाकिस्तान से बाहर कंज्यूमर हैं और ऐसे ममालिक जिनको हम जदीद या एडवांस ममालिक कहते हैं, वहाँ पर जब हमारा फ़ूड जाता है और वो फ़ूड इंपोर्ट करते हैं, तो उनके स्टैंडर्ड्स इंतहाई सख्त हैं। वो फ़ूड के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा, चूँकि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो इसलिए वहाँ पर हमारे फ़ूड उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं पूरे उतरते, तो वो हम वहाँ पर नहीं बेच सकते। तो इस किस्म के बहुत सारे मुख्तलिफ इसमें एलिमेंट्स हैं। आपने एसएमईज की कैपेसिटी बिल्डिंग की ही क्यों ज़रूरत है? या बहुत अच्छा सवाल जी, बहुत अच्छा नासिर साहब। देखिए, एसएमईज जो हैं पाकिस्तान में 50,000 से ज़्यादा एसएमईज हैं। 50,000 फूड रिलेटेड नहीं, ओवरऑल 50,000 से ज़्यादा एसएमईज पाकिस्तान में काम करती हैं। हम जब से पाकिस्तान बना है और 1998 के करीब एसएमईज के ऊपर फोकस देना शुरू किया गया, तो पूरी दुनिया में जो मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है वो एसएमईज होते हैं। आप देखें, बड़े बिजनेसेस जो हैं वो मीडिया में ज़्यादा सामने आ जाते हैं, उनके बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये छोटे कारोबार हैं, छोटे और दरमियाने साइज़ के कारोबार, मॉम एंड पॉप स्टोर्स, छोटा सा रेस्टोरेंट, किसी ने अपना चिप्स बनाने का कारखाना लगा लिया, किसी ने अपना दूध दही बनाने का कारोबार शुरू कर दिया। तो ये छोटे कारोबार हैं जो कि मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। अच्छा, अब भी कारोबार करते हैं, कुछ फैमिलीज को भी पाल रहे होते हैं। जी, फैमिलीज़ को नहीं पाल रहे होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, ना सिर्फ फैमिलीज़ को पाल रहे होते हैं, फैमिलीज़ को फीड कर रहे होते हैं वो जो है। अब अगर हम अपनी इकॉनमी को देखें, हम कहते हैं कि 70% इकॉनमी हमारी मईशत के ऊपर है। तो अगर हम इसी चीज़ को अप्लाई कर दें कि 50,000 में से 70% जो है वो एसएमईज होंगी, तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद आ जाती है एसएमईज की।
तो जो कि अब आप जाएं, आप अगर अपने डेली रूटीन को देखें तो आप देखें कि सुबह से लेकर शाम तक हम अपने खुराक के सिलसिले में ज़्यादातर एसएमई से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। एक आम आदमी जी की इंटरेक्शन ज्यादा एसएमई से होती है, जो छोटे कारोबार फूड के हवाले से। जी हाँ, जी बिल्कुल, इसी को कंटिन्यू करेंगे। शमशेर साहब, अगर आप बात करें जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन है क्या व्यूअर को समझने के लिए? जी, सप्लाई चेन का ताल्लुक जी फार्मर से लेके प्रोड्यूसर से लेके आगे जो सप्लायर है, उसके बाद सप्लायर से लेके मार्केट है, फिर प्रोसेसर है, प्रोसेसर के बाद इंटरनेशनल और लोकल हाई एंड्स मार्केट जिसे कहते हैं, ये वहाँ तक इसकी जो है वो अप्रोच है और पहुँच है। इस पूरे सिस्टम में एक्चुअली हमारे पास फार्मर भी इन्वॉल्व है, हमारे पास प्रोसेसर भी इन्वॉल्व है, हमारे साथ जो प्रोसेसर्स के अलावा जो सप्लायर्स हैं, और फिर जो एक्सपोर्ट मार्केट की प्रोसेसिंग है उसके लिए अभी शादाब साहब ने जैसे फरमाया कि हमारे पास बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। जैसे मैंने अभी बात कर रहा था कि ट्रेसेबिलिटी जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। जी, मैं अभी अर्ज करता हूँ। ट्रेसेबिलिटी यही है कि जो स्टॉक हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, जब वो दुनिया के किसी हिस्से में किसी जगह भी उसकी बार कोडिंग लगी होती है, उस बार कोडिंग के ज़रिए से वो डिटरमिन कर लेते हैं कि ये कहाँ से आया है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, इसमें ग़िज़ाइयत कितनी है, इस वैल्यू तो पता चल सकती है, ये भी पता चलता है कि वो कहाँ से आया। जी, दैट इज बिकॉज सोर्स, जी, फार्म से, प्रोसेसिंग साइट से जहाँ से प्रोसेस हो रहा है। इवन इससे भी पता चलता है कि वो जो फॉर एग्जांपल मीट है, जो अगर हम लोकल या हाई एंड मार्केट में बेचते हैं, उस मीट की का फार्म जो है वो पंजाब या पाकिस्तान के किस हिस्सा में मौजूद है, और वहाँ से उसका नाम भी मौजूद होता है कि ये उस फार्म से आया है, बल्कि उसकी नस्ल भी मौजूद होती है कि ये किस नस्ल की जानवर से इसका जी, बिल्कुल कंज्यूमर का राइट है। जी, बिल्कुल, ये कंज्यूमर राइट्स हैं। और इसके अलावा ट्रेसेबिलिटी राइट्स जो है, इसके बगैर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में। हम बार कोडिंग करते हैं, करनी पड़ती है जी, मजबूरन। जो लोकल अगर मैंने स्टोर से खरीदना है तो वहाँ भी बार कोडिंग नहीं, वो इसलिए कि वो ओपन है। अभी उसकी देखें ना पैकेजिंग, ये सारी बार कोडिंग उस वक्त होती है जब आपकी पैकेजिंग, जैसे हमने कहा था वैक्यूम पैकेजिंग इसमें शामिल है, इसमें कोल्ड चेन का बहुत बड़ा यानी एलिमेंट शामिल है। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो तभी उसकी यानी बार कोडिंग होगी। लेकिन हम जो ओपन मार्केट में सेलिंग हो रही है उसकी बार कोडिंग इसलिए नहीं हो सकती कि वो तो उसी वक्त जो उसकी शेल्फ लाइफ नहीं को मेंटेन नहीं किया जाता, बल्कि उसी वक्त सेल आउट कर दिया जाता है। तो क्योंकि उस टॉपिक में बात जाती है जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, एक्चुअली पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का ताल्लुक जो है ये फार्मर, वही बात आ गई कि फार्मर से लेके जो, जैसे ऑल फूड इज़ इन द चेन्स, जैसे आपने सुना होगा कि हम कहते हैं फूड सप्लाई चेन हमारा, उसके बाद कोल्ड चेन, इसके बाद हमारा जो दूसरा फूड सिस्टम है, ये चेन्स में है। चेन से मुराद ये है कि अगर चेन इज़ ब्रोकन समवेयर तो ये सारे का सारा सिस्टम जो है कोलैप्स कर सकता है। मिसाल के तौर पर कोल्ड चेन का है। जी, आप मिसाल के आपने बड़े देखें, सबसे अच्छी मिसाल जो हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे हम लोगों को, टमाटर, ठीक है ना, टमाटर की एग्जांपल है। प्रोड्यूस पैदा हो जाता है, टमाटर पैदा हो जाता है, गांव में पैदा हो गया, अब बर वक्त मंडी में नहीं पहुंचा, ठीक है, बर वक्त मंडी में ना पहुंचा तो सड़ना शुरू हो गया। अब सड़ना शुरू हो गया तो जो प्रोड्यूसर है उसको उसकी कीमत नहीं मिलती। अब ये चीज़ हम कैसे इंश्योर करें कि ट्रक के ट्रक ज़ाया हो रहे होते हैं, टमाटर, प्याज, हाँ, ट्रक के ट्रक ज़ाया हो रहे होते हैं। तो आप सिर्फ ये देखें कि वो सिर्फ प्रोड्यूसर का मतलब किसान है, यहाँ किसान है, जो किसान ने जिसने उगाया जी, वो प्राइस नहीं मिलती। तो वो सिर्फ जो है वो आपका प्रोड्यूस ज़ाया नहीं हो रहा, बल्कि उसकी महीनों की मेहनत ज़ाया हो रही है। हम इस बात का एहसास नहीं करते कि हम तो कहते हैं ये ज़ाया हो गया, फल ज़ाया हो गया, कुछ हो गया, लेकिन एंड ऑफ द डे उसकी महीनों की मेहनत, बटर जो है वो उसकी ज़ाया हो गई, वो उसकी ज़ाया हो गई। तो ये वो लॉसेस हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब अगर इनको बचा लिया जाए, अगर इनमें कोई ऐसी प्रोसेसिंग कर दी जाए, अगर फूड को प्रिजर्व कर लिया जिस तरह वो किसान से निकली और आगे तक पहुंचे वो बगैर ज़ाया हुए, दैट इज व्हाट इज वी मेंट। कितने लॉसेस होते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं इस तरह की, यानी किसान से लेके जो एंड यूजर है या कंज्यूमर है, वहां तक जो बीच में लॉसेस होते हैं। अभी जो इंटरनेशनली जो सर्कुलेटेड
फिगर्स हैं, FAO है या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसके तहत उन्होंने 30 से 40% लॉसेस को ये कि यस जी जी, और ये इंटरनेशनली है पाकिस्तान नहीं, इट्स नॉट इन ओनली इन पाकिस्तान बट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो फिगर्स हैं वो यही हैं कि 30% से अबव है, ये पाकिस्तान में उससे ज़्यादा। हाँ, तीसरा हिस्सा तो खामखा उस किसान का जाना ही जाना। अच्छा, तीसरा हिस्सा उसका अच्छा, और वो सिर्फ किसान की हद तक जाता है या आगे जो प्रोसेसर है उनके एंड पे भी? मैं अर्ज करता हूँ, वो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे शादाब साहब ने अभी उसी को आगे मैं लेकर चलता हूँ कि जो लॉसेस हैं, हम लॉसेस को एक्सेप्ट ही नहीं करते बात सूरतों में। हम कहते हैं कि देयर इज नो लॉस, कैसे जैसे हमारी नो लॉस पॉलिसीज़ हैं कि हमारे तो कोई लॉस नहीं होता। उस जब तक आप लॉस को उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप उसका इलाज नहीं कर सकते, उसको रिकग्नाइज नहीं कर। तो पहले यू हैव टू रिकग्नाइज दैट वी हैव लॉसेस। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि फॉर्म लेवल पे, प्रोसेसिंग लेवल पे और इस तरह कंज्यूमर इवन लेवल पे जब आप घर में रखते हैं, वो भी बाज़ाफ़ा हम गज़ा लूज हो जाए। इंटरनेशनली है हाँ, सब कि अगर वो 30-40% तक उनके लॉसेस होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के, सो हम वो नहीं बचा पाए ये लॉसेस, तो हम बचा सकते हैं जी, हम बिल्कुल बचा सकते हैं। देखिए, हम एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं ना। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फिलिपाइन जिसे हम कहते हैं, हम उसका अनानास कितने शौक से खाते हैं, ठीक है ना, डब्बे में बंद होकर आता है। तो वहाँ पर उसकी टिन पैकिंग जो है वो फार्म के ऊपर लगी हुई है, मील तक फार्म है, फार्म के अंदर ही हुई है। वो ये नहीं कि भी मंडी में जा रहा है, प्रोसेस हाँ, आगे जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, टिन पैकिंग वहीं पे लगा दी। अच्छा, उससे क्या हुआ कि वो जो गैप था, वो जो दौरानिया था कि उसने वहाँ से जाना था, आड़ती के पास जाना था, आड़ती के पास किसी और के पास जाना था, ट्यूब लेकर जाना था, वो तमाम हो गया वहीं। अब वो प्रिजर्व होने की वजह से क्या हुआ कि उनकी सिर्फ एक अनानास की एक्सपोर्ट से वो इतना कमाते हैं कि जितना हम अपने पूरे फल फ्रूट की एक्सपोर्ट से नहीं कमाते। सिर्फ उन्होंने ऑप्ट कर लिया, उन लॉसेस को बचा रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमिक बर्डन क्या है ओवरऑल पाकिस्तान का, मैलन्यूट्रिशन का या बाकी चीजों का? अब आप देखें ना कि हम कहते हैं कि जी एक दूध की मिसाल ले लें। हम ये कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, ठीक है जी, चौथा दुनिया में। रिकॉर्ड के ऊपर है ये बात। दुनिया में और कामों में भी आगे, मैं सिर्फ आबादी में ही नहीं, हम लोग माशाल्लाह से हम लोग दुनिया का चौथा सबसे बड़ा दूध प्रोड्यूस करने वाला वो है, लेकिन दूध की कमी हर जगह रहती है। ये बात सही है। अब एक तरफ वो है खालिस दूध की तो बिल्कुल ही नहीं रहती है, सही ना। वो जैसे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे, कल की खबर मैंने पढ़ी कि वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ दूध जो है ना वो तो वॉशिंग मशीन में बनता है। ठीक, तो इतना कुछ होने के बावजूद खालिस दूध की पहुंच नहीं है लोगों तक। खालिस दूध फिर लॉसेस वाली बात है, बिल्कुल लॉसेस वाली बात। हाँ जी, मैं अगर कुछ इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो होते हैं क्वालिटेटिव लॉसेस, एक होते हैं क्वांटिटेटिव लॉसेस। अब दोनों ही इस पे, यानी आप समझ लें कि लॉसेस का हिस्सा कहीं पे बिल्कुल ही ख़राब हो रही है चीज़ें और कहीं पे उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो ठीक है ना, क्वालिटेटिव, इसलिए हम कहते हैं कि दो टर्मिनोलॉजी बोली जाती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव लॉसेस। इसको आगे बढ़ाते, जैसे बेसिक एग्जांपल फार्मर्स का मैं दूंगा, जैसे इन्होंने फरमाया कि टोमेटो का है, वेजिटेबल है, फ्रूट है। इसमें अगर छोटी सी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इज़ नॉट ऑल अबाउट कि इसी को आपने अप्लाई करना है, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी इस्तेमाल करना है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस आप जो कॉम्बिनेशन के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके लॉसेस डेफिनेटली ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे। नॉट ओनली टेक्नोलॉजी बट आल्सो बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे करना है। बेस्ट प्रैक्टिस कैसे होती है? फॉर एग्जांपल, आप एक फ्रेशली हार्वेस्टेड फ्रूट है, वेजिटेबल है, अगर आप उसको कहीं डंप कर देते हैं, लाके किसी जगह पे रख देते हैं, आप उसके लिए सबसे पहला प्रोटोकॉल ये है कि उसको आप फील्ड हीट रिमूवल कहते हैं। हम फील्ड हीट को रिमूव किया जाए, उसकी जो हीट है अंदर, जब तक वो हीट रिमूव नहीं होगी उसमें स्पॉइलेज का, डिके का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब उसको अगर आप उस मॉइस्चर टेम्परेचर लेवल पे नीचे ले आएंगे तो उसकी जो डिके का जो अमल है वो बड़ा स्लो हो जाएगा और उसको वो आप ख़त्म कर सकते हैं। अब देखिए, तो ये जो शमशेर साहब ने जो एग्जांपल दी ना, इसमें टेक्नोलॉजी कोई नहीं है। हाँ, इसमें सिर्फ ये है कि फूड को तोड़कर पैकिंग करने से पहले ठंडा कर लें। तो ये प्रैक्टिस वाली बात है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो आप लोगों का जो ज़्यादा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा जो SPN गेन का इनिशिएटिव है शादाब साहब, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? SMEs ही क्यों फोकस हैं?
some detail on that जी, program, please. जी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारा देखिए 50,000 एसएमईज़ हैं, 70% जो है वो एग्रीकल्चरल इकॉनमी है। आप अगर मैं अपने दिन का रूटीन देखूं तो मेरा सुबह का नाश्ता एसएमई से आता है, अंडे डबल रोटी एसएमई से आता है, सही है। ठीक है ना। दोपहर का खाना हम कहीं टिक्का मंगा लेते हैं, कहीं वो मंगा लेते हैं, कहीं छोटा वो हमारा एसएमई से आता है। रात का खाना हमारा किसी एसएमई से आता है। तो हमारे घर की ग्रोसरी अक्सर एसएमई से आ रही होती तो है। आप कह रहे हैं घर में खुद नहीं बनाते लोग, क्यों ख़वातीन को blame हाँ, कर हाँ। रहे हैं कि वो भी बनाती हैं बेचारी वो कुछ? भी बेचारी बनाती नहीं हैं, बनाती। सही ना, वो भी बेचारी बनाती नहीं, हैं। अब बहुत कुछ बाहर से आने लगा। हाँ, लेकिन अब आप ये देखिए ना, ख़वातीन अब बिजनेसेस में आ रही हैं। वो केक बना के, दूध और बहुत मज़े की चीज़ें बना के सेल कर रही हैं, वो भी एसएमईज़ का हिस्सा बन गई हैं, ठीक है ना। सही। तो अच्छा, अगर हम 50, तो इसका मतलब ये है कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कोई 20 से 25,000 एसएमईज़ जो हैं वो फूड बिजनेस से रिलेटेड है। इनमें से 50,000 में से तकरीबन 50% हम ले लें, ऑलमोस्ट हाफ जो है Almost वो half. फूड बिजनेस से। फूड बिजनेस से सो रिलेटेड। ये एक बड़ा अलार्म हुआ आपको कि इसके हाँ। ऊपर आना चाहिए। अब एक तरफ आप देखिए कि फूड प्रोसेसिंग में लॉसेस और जिद्दत या इनोवेशन की ज़रूरत, दूसरी तरफ एक इतनी बड़ी तादाद में एसएमईज़ की मौजूदगी। अगर किसी तरह से एसएमईज़ को हम उनकी इस्तेदाद में इजाफ़ा कर दें, हम उनकी काबिलियत में इजाफ़ा कर दें कि वो जिद्दत करने लगें, बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आने लगें, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि फूड के लॉसेस और फूड की ग़िज़ाइयत कितनी बढ़ जाएगी, क्वालिटी और आपको क्वांटिटी क्या जो। इशू बड़े लगे अगर हम सिर्फ एसएमईज़ की बात करें, फिर आपने सोचा, कंसीव किया कि यार वी नीड टू वर्क ऑन दैट। क्या बड़ा लगा एसएमईज़ के अंदर फूड खास तौर पे जो कि ऑलमोस्ट हाफ हैं, क्या चीज़ ने आपको ट्रिगर किया कि नहीं यार वी नीड टू वर्क ऑन दैट? देखें जी, एक तो मैंने कहा कि एक इनका इम्पैक्ट अपनी जगह वो के तो ऊपर बड़ा ह्यूज, बहुत ह्यूज इम्पैक्ट है ना, कितना बड़ा कवरेज है। दूसरा हमने ये किया कि गवर्नमेंट का फोकस कहने के बावजूद एसएमईज़ नहीं है, सही ना। गवर्नमेंट अपने बजट में, देखिए जो बिग बिजनेसेस होते हैं ना, बड़े बिजनेस वाले जो होते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ लॉबी करके वो अपना टैक्स कम करवा लिया, अपने साथ ये करवा लिया, अपने साथ वो करवा लिया। तो हमारा जो है ना, वो जो आपका एसएमई है ना, वो ग्वाची गां की तरह जो है वो घूमता रहता है बेचारा, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, नहीं है उसका कोई फोकस नहीं है उसके ऊपर। ना उसको टैक्स ब्रेक मिलता है, ना उसको बैंक से लोन मिलता है, ना उसकी, आप देखिए पाकिस्तान में 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। आप मुझे एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दें जहाँ पर एसएमईज़ के बारे में कोई ट्रेनिंग हो रही हो, ठीक है ना। लोन के हवाले से इस साल के बजट में ये इनिशिएटिव लिया गया है जी, कि वो हर SMEs साल को ही मिलेगा। लिया जाता है वो, खैर वो कितना होता है practical होता है वो वो देखते अपनी हैं। जगह ठीक। के ऊपर। तो फिर इनिशिएटिव लिया क्या आपने? क्या एसबीएन और गेन की पार्टनरशिप किस तरह हुई? क्या हाँ जी। इनिशिएटिव है क्या? अच्छा हाँ, इसमें अब आप एक ये चीज़ देखिए, व्हाट इज़ गेन। तो गेन इज़ ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन। ग्लोबल अलायंस एक आलमी तौर के ऊपर कुछ लोगों का एक वी केम टुगेदर और हमने कहा कि जनाब फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, तो हमारा फोकस जो है ना वो है न्यूट्रिशन को बेहतर करना। न्यूट्रिशन को बेहतर करना। अब ग़िज़ा में दो चीज़ें होती हैं, एक है जायका, दूसरी है ग़िज़ाइयत। जायके के ऊपर तो बहुत फोकस है, तमाम प्रोसेस्ड फूड जो है वो जायके के ऊपर मबनी है, क्योंकि डिमांड है, कह क्योंकि सकते हैं डिमांड है। ऐसी है। सही ना, या डिमांड क्रिएट की गई है या डिमांड है, बिल्कुल। सही। ग़िज़ाइयत के ऊपर फोकस नहीं है। अब ग़िज़ाइयत के ऊपर फोकस ना होने का मतलब ये है कि हम खाना तो अपने पेट में डाल लेते हैं, लेकिन हमारी जिस्मानी खुराक की ज़रूरत पूरी होती है या नहीं होती, ये एक डिफरेंट मसला है। तो ये अच्छा, फिर दूसरा है एसबीएन। एंड व्हाट इज़ एसबीएन? एसबीएन इज़ बुनियादी तौर के ऊपर सन बिजनेस नेटवर्क। तो सन का मतलब है स्केलिंग अप न्यूट्रिशन, जिसके बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुके होंगे। एक दफा थोड़ा सा जरूर बताइएगा, हर दफा क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी में भी डिफरेंट व्यूज जी, जी। व्यूअर्स देख रहे हूं। अप स्केलिंग न्यूट्रिशन क्या है? अच्छा जी, देखिए आलमी तौर के ऊपर इस बात का एहसास किया गया कि खुराक में ग़िज़ाइयत की कमी है। दूध मिल रहा है, दूध पिया जा रहा है, ग़िज़ाइयत जो हमें रिक्वायर्ड है वो जो वो नहीं है। जी जी, जो हमारे, देखिए ग़िज़ाइयत क्या चीज़ है। ग़िज़ाइयत ये है कि फ़ूड से हम तवानाई हासिल करते हैं और फूड से हमारा जिस्म जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर वो मादनियात या वो न्यूट्रिएंट्स या वो ग़िज़ाई चीज़ें हासिल करता है जो कि हमें फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं, सही है ना।
जब ये नहीं होता तो फिर हम जब बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है वो हमें मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल वही चीज़ें लिख कर दे देते हैं जो कि हमें फूड से मिल रही फूड से मिल सकती है, जो फूड से मिल सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप फूड में ग़िज़ाइयत बेहतर कर दें जी। तो आपको इस तरीके से जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अप स्केलिंग न्यूट्रिशन का मतलब ये है, स्केलिंग अप न्यूट्रिशन, सन SUN, स्केलिंग अप न्यूट्रिशन इज़ अ ग्लोबल मूवमेंट, एक आलमी तहरीक है जो इसलिए बर्पा की गई है कि आप में ग़िज़ाइयत का इजाफा किया जाए। ठीक। अच्छा, और प्रोग्राम में हो जो आप लोग का ये अब फर्दर बता रहे थे कि SMEs को ये प्रोग्राम का इनिशिएटिव जो है आपका कि SMEs को ट्रेनिंग देना है जी, क्या? जी, फिर मैं इससे पहले जी। शमशेर साहब अच्छा, अब हम जब इसके ऊपर आए तो सन बिजनेस नेटवर्क, तो आप लोगों ने रियलाइज किया, आप लोगों ने पार्टनरशिप जी। की SBN और गेन ने, जी, तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम ये है, तो सन बिजनेस नेटवर्क जो है ना, सन बिजनेस नेटवर्क तो स्केलिंग, तो जो भी फूड के बिजनेस में जितने भी कारोबार शामिल हैं उनका हमने एक नेटवर्क बनाया जी। और उनसे हमने ये कहा कि भाई आप फूड तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड में आप ग़िज़ाइयत का भी ख्याल रखें। अच्छा, जब हमने उनसे ये कहा कि आप जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें ग़िज़ाइयत का भी ख्याल रखें, तो वो ये कहने लगे कि उनकी तरफ से ये फीडबैक आया कि भाई ये ग़िज़ाइयत का हम कैसे ख्याल रखें। तो नीड एक निकल के सामने आई, एक ज़रूरत निकल के सामने आई। अच्छा, उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने ये प्रोग्राम बनाया कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसमें SMEs हैं, अब उनको ये बताया जाए कि फूड में ग़िज़ाइयत को बरकरार रखना बड़ा नाजुक काम है। शमशेर साहब जी, समझाएंगे। शमशेर साहब लेकिन वो बताएंगे। समझाएंगे हाँ। उससे पहले कि आपने फिर किया कि इनको एंगेज करें SMEs को, हाँ और कोई क्राइटेरिया है या किसी भी SME को आप एंगेज कर सकते हैं? जी या जी, उसमें ऐसा है, उसमें हमारा पहला फोकस ये होता है कि जिनको हमने एंगेज किया वो हमारे सन बिजनेस नेटवर्क के मेंबर्स हों। हम उनको सन बिजनेस नेटवर्क का मेंबर अच्छा। बनाते हैं। ओके, इस मेंबर बनने के उनको सिर्फ बहुत मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि उनको फ्री ट्रेनिंग, फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाती है। ये क्या है इसके ऊपर अभी हम बात जो करेंगे। मेंबरशिप है अगर कोई फ्री है, SME फ्री है। अच्छा, फ्री है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जरूरी है हाँ हाँ, ये बिल्कुल, जी। वो बिल्कुल मुफ्त है। अच्छा, कोई SME हाँ। आपकी मेंबर बन सकती है या उसका भी कोई क्राइटेरिया? नहीं, उसका वो ये कि वो फूड बिजनेस में हो, फूड बिजनेस में। फूड बिजनेस में हो, वो हमारी जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जिन इक़दार को हम लेकर चल रहे हैं कि फूड बिजनेस में वो ग़िज़ाइयत को प्रमोट करने का अज़म रखती हों, तो वो हमारी मेंबर बन सकती हैं। तो वो मेंबर बन गई, फिर आप हवाले कर देते हैं शमशेर साहब। हाँ जी। जी शमशेर साहब, जी वो जो बात बार बार शादाब साहब कर रहे हैं कि उस ग़िज़ाइयत को बचाना है, जी। ना खाली बचाना है, बढ़ाना है एक्चुअली। जी। क्या लॉजिक, क्या मैजिक है आपके पास, क्या करते हैं आप SME से? अच्छा, इससे पहले कि मैं प्रॉपर प्रोग्राम के बारे में बताऊं कि हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेन पीपल, मैं एक चीज़ बड़ी ऐड करना चाहता हूं। SMEs या आम लोगों के भी, पब्लिक के लिए भी बड़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन है। वो ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम होने वाली आइटम है या खुराक है वो गंदम है, वीट है। अच्छा, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम रोटी ज़ाहिर है, एवरी टाइम सुबह दोपहर शाम आई थिंक रोटी ही जो है वो ज़्यादा है। और नॉट ओनली पाकिस्तान, हमारे रीजन में भी क्या अवेलेबिलिटी इसकी इजीली अवेलेबल है या हमारा शौक? ट्रेडिशनली हम लोग जैसे होता है कि एक फूड है उसको हमको पसंद करते हैं, हमें लाइक करते हैं, शुरू से दिया जाता है ना, बचपन से टेस्ट डेवलप हो जाता है। मैं तो स्टेक भी खा के जाऊं तो घर जाके हाँ, रोटी वो जब तक हम एक बुरका ना खा ले ना, जिसे हम कहते हैं, जब तक एक बुरका ना खा ले ना, वो नहीं। हाँ, इसी तरह आप देखें ना, वो बांग्लादेश में सुबह सुबह नाश्ते में चावल और मछली खाते हैं। हम सोच सकते हैं, अच्छा, वो उनकी स्टेपल डाइट है, ये हमारी स्टेपल डाइट। तो हाँ, जैसे खाना खाने के बाद जब इवन रेस्टोरेंट आप जाते हैं तो घर जाके अगर राइस खाया है या कोई ऐसा चाइनीज़ खाई है तो हमने कहते हैं थोड़ा सा नान भी होना चाहिए, रोटी भी होनी चाहिए। तो एक तो ये। अच्छा, अभी एक बहुत बड़ी इसमें एग्जांपल आपको देने वाला हूँ। वो ये है कि जब आप इसकी ग्राइंडिंग करते हैं गंदम की, इसमें ग्राइंडिंग करने के लिए दो बहुत बड़े SMEs हैं, इन्वॉल्व हैं। इसमें छोटे एंटरप्राइजेज हैं जो चक्कियाँ वाले, तो वो 70 और 60% से ज़्यादा या 70% तक ये पूरे पाकिस्तान में चक्कियों से ही ये कारोबार होता है, तो ग्राइंडिंग होती है। और गाँव के लोग हैं वो तो कहते हैं कि सिर्फ इस चक्की से ग्राइंड जी, और नहीं, वो उसमें 3 किस्म का। एक तो वो है जो वो चक्कियाँ हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली चलती हैं, वो डीजल से भी चलती हैं और मैकेनिकली भी हैं। लेकिन एक है वो जो स्टोन मिल्स हैं, जो वाटर से अभी हमने किसी और एक प्रोग्राम था जिसमें हमने 30 या 30 से अबव जो रिस्टोर की थी
जो वाटर मिल थी पुरानी, जिसको हमने स्टोन से जहाँ ग्राइंडिंग हो रही है उसको रेस्टोर किया, और उसके साथ हमने हाइडल पावर भी दे दिया ताकि लोगों को बिजली भी मिले। तो इसका मतलब है कि ये दो कॉम्बिनेशन ऐसे थे जिसमें उन लोगों ने बहुत बड़े बिजनेसेस भी इशू क्या है, आपने एग्जांपल दे दी इशू जी हाँ। अब ये इशू ये है कि जब आप इसकी ग्राइंडिंग करते हैं ना, तो पूरी दुनिया में ये रिसर्च हो चुकी है कि इसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, इतनी हाई स्पीड पे जो सारा यानी इसकी ग्राइंडिंग होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम ज़ाया होते हैं, मैक्सिमम ज़ाया हो जाते हैं। तो उसको वापस लाने के लिए देयर इज़ अ लॉ इंटरनेशनली। लेकिन वो शमशेर साहब, आप ये तो बताएं हमारे नाजरीन को कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। जी हाँ, जो वो एक तो ग़िज़ा होता है ना, एक वो ग़िज़ाइयत होती है। तो ग़िज़ा जो है वो ये है कि जो नॉर्मली हम खाते हैं और जिससे हमारा डे टू डे है। लेकिन न्यूट्रिशन जो होती है, न्यूट्रिशन से ये मुराद है कि जो वो अज्जा हैं जो आपकी सेहत के लिए, आपकी एक्टिविटी के लिए डे टू डे, और आपकी एज वाइज उस हिसाब से जो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलने चाहिए वो आपको मिलते हैं। लेकिन वो देयर इज़ अ नंबर वन मेथड टू ब्रिंग बैक न्यूट्रिशन इनटू फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोसेसिंग प्रोडक्ट में, वो ये है कि आपको उसको आर्टिफिशियली तो नहीं कह सकते, कि आप कह सकते हैं कि आपको उसको डालना पड़ता है, ऐड बैक करना पड़ता है। सो ऐड बैक करना। माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर ना मिले इंसान को, जिस तरह शादाब साहब ने बात की, तो उससे फिर आने अगर खातून है तो उनके बच्चे स्टंटेड हो सकते हैं जी। बहुत कॉन्सिक्वेंसेस उनके। मादनियात जो है ना बुनियादी तौर के ऊपर, जिसे हम मादनियात कहते हैं ना, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो जो हमें मल्टीविटामिन लिख कर देता है ना, तो हर मल्टीविटामिन के साथ साथ मिनरल ज़रूर होते हैं। लेकिन ये तो बड़ा अलार्मिंग है कि अगर 50% गांव के अंदर वो चक्की पे गया, अगर वो माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़ाया करवा के आ गया है जी, तो वो तो एड अप ही नहीं करवा इसीलिए आपने देखा होगा जो पत्थर की चक्कियाँ, जिस सर्विस स्टोन मिल जिसे हम कहते हैं, उससे लोग पहले इसमें क्योंकि ग़िज़ाइयत ज़ाया नहीं होती थी, क्योंकि वो इतनी वो रिगरस उसकी जो ग्राइंडिंग नहीं होती थी। आप मैकेनिकली जब करते हैं आप इसको, तो उसमें बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले दुनिया में ये जी अगर आपने वो तो लॉ से इंटरनेशनली इट वाज रिकॉग्नाइज्ड, वहाँ लॉ है कि यू हैव टू पुट बैक दैट न्यूट्रिएंट्स। उसकी सूरत में आपको नहीं, पाकिस्तान में लॉ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में गेन हैज स्टार्टेड दैट प्रोग्राम, जिसमें फ्लोर फूड फोर्टिफिकेशन है, जिसमें फूड फोर्टिफिकेशन भी कहते हैं, लेकिन ये क्योंकि पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लावर मिल्स, तो इसलिए ये है फ्लावर फोर्टिफिकेशन। तो ये फ्लावर फोर्टिफिकेशन जो है, ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, काफ़ी मतलब एक कामयाब रहा, लेकिन देयर इज़ ए नीड फॉर लेजिस्लेशन जिसके जरिए से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और जी, तो आ रहे थे कि आप किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं जब ये आप हैंड ओवर कर देते हैं पूरा प्रोसेस करने के बाद, उसका एसबीएन का मेंबर बनाने के बाद एक एसएमई को आपके हवाले किया इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली कैपेसिटी बिल्डिंग जी। आप कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं? सबसे पहले तो ये हुआ कि जब हमने गेन के साथ मिलके एक टीएनए किया, जैसे हम ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कहते हैं। हमारी कह लें कि सेक्टर स्पेसिफिक लोगों से, मिसाल के तौर पर एक सेक्टर पे हम काम नहीं कर रहे हैं, हम मिलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम हॉर्टिकल्चर में काम कर रहे हैं, डेयरी में काम कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक में काम कर रहे हैं, और वैल्यू एडिशन में काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे सेक्टर जो हैं, ये रिलेटेड टू एग्री फूड बिजनेस है, एग्रो फूड बिजनेसेस हैं। तो इसलिए ये सारे बिजनेस इन्वॉल्व हैं इस सारे सप्लाई चेन में। तो इस लिहाज से जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये हुआ कि हमने इनसे फोकस ग्रुप डिस्कशंस की, जितने भी हमारे एसएमईज हैं, और उनको ट्रेनिंग नीड असेसमेंट उनकी क्या, वी आर नॉट इम्पोजिंग एनी, यानी हाँ उनको क्या ज़रूरत है, हमने अपने टॉपिक इम्पोज नहीं किए, बल्कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर किया। फ्लावर मिल वालों के लिए अलहदा है, हॉर्टिकल्चर के लिए अलहदा है। जो अगेन रिपीटेडली की जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं या जो मेंबरशिप है, सब कुछ है एसएमई के लिए फ्री है? जी दैट इज दैट बिल्कुल नहीं, इट्स फ्री। जैसे शादाब साहब ने फरमाया कि इट्स फ्री, और फ्री के अलावा बल्कि इसमें कुछ ऐसी टेक्निकल असिस्टेंस भी शामिल है जो उनको इज़ गोइंग टू बेनिफिट लॉन्ग वे। मिसाल के तौर पर अगर वो कुछ चीज़ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उसमें कोई कंपोनेंट ऐसा है जो मिसिंग है, वो भी हम, इट्स नॉट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, लेकिन टीए के तौर पर हम उसको वो भी समझाते हैं ताकि वो इसको बेनिफिट ले सके। डिज़ाइन किया जो कुछ उनकी रिक्वायरमेंट है, फिर उसको ट्रेनिंग दी। जी, ट्रेनिंग डिज़ाइन हुई, और ट्रेनिंग डिज़ाइन करने के लिए हमें 3-4 कंपोनेंट्स को बड़ा रिगोरसली देखना पड़ा कि हाउ वी कैन आउटरीच किस तरह इसकी बेहतर हो सकती है। फॉर एग्जांपल गिलगित बल्तिस्तान में अगर मैं मिसाल दूं, वहाँ पे हमने जब शुरू किया तो देयर वाज ए इंटरनेट इशू
कि इंटरनेट का प्रॉब्लम है, और वहाँ पे जो कुछ एरियाज़ में किसी के पास इंटरनेट है तो वो यूज़ कर सकता है। और कुछ एरियाज़ ऐसे थे कि जहाँ पे एजुकेशन लेवल इतना नहीं है कि कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी तो मौजूद है, लेकिन पीपल कैन नॉट यूज़, सुपरवाइज़र वगैरह या उनका जो स्टाफ है वो नहीं कर सकता। तो फिर हमने इसको हाइब्रिड किस्म का प्रोग्राम बनाया शादाब साहब के मशवरा से कि हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस प्रोग्राम। तो हमने ये कहा कि जहाँ पे ज़रूरत है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग की, जो स्टाफ ले सकता है उनका, वो हमें हमारे साथ रजिस्टर हो जाए, इसकी ट्रेनिंग करे। और वो कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ ए फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोग्राम जो हमने वहाँ पाकिस्तान में डेवलप किया है, जो कि जिसमें आपकी हैंडलिंग सिर्फ है कंप्यूटर तक है, कि कंप्यूटर आप बैठें, आप उसमें रजिस्टर हों, रजिस्टर होने के बाद आप कोर्सेज लें, कोर्सेज लेने के बाद आप उसको, आपका सर्टिफिकेट भी उसी उसको इशू हो जाएगा। तो ये एक कंप्यूटर हो गया जी और कंप्यूटर, ट्रेनिंग के हाँ साथ जी, एक जी मैं बता, एक ट्रेनिंग तो ये हो गई। दूसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि हम वर्चुअल ट्रेनिंग करते हैं। जैसे हमने गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो कंपोनेंट बनाया कि वहाँ पे कल ही हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आए हैं, उन्होंने कहा जी हम एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, तो आप हमें वेबिनार के ज़रिए से या वर्चुअल ट्रेनिंग जो भी सिस्टम है उसके ज़रिए से आप हमें लाइव जो है वो ट्रेनिंग दे दें, और इसी तरह 2-3 सेशन करके हमारे लिए वो बड़ा बेनिफिट होगा। और वहाँ पे बहुत बड़ी ज़रूरत इसलिए है कि वहाँ पे ऑर्गेनिक की तरफ लोग जा रहे हैं, जैसे एप्रिकॉट है, दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे उगाए जाते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है या ये नहीं, मैं और अब बताने लगा। अच्छा, ये 2 तरह की ट्रेनिंग। अच्छा, तीसरी ट्रेनिंग ये है कि वो है हैंड्स ऑन। हैंड्स ऑन से मुराद है कि जैसे मैं पिछले कल ही पोठोहार में गया हुआ था, वहाँ मैंने देखा एक अभी ये क्योंकि फ्रूट सीज़न है उसका, ग्रेप्स का, कि ग्रेप की हार्वेस्टिंग हो रही है। तो उस हार्वेस्टिंग को देख के मुझे बहुत बड़ा यानी इसके समझ लें कि ज़रूरत महसूस हुई कि इनके पास खड़े होके भी कुछ ट्रेनिंग यानी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। वो एवरीथिंग विद द डंपिंग ऑन ग्राउंड, यानी वो अंगूरों की जो क्वालिटी है, आप समझ लें कि कैलिफोर्निया या दूसरे भी किसी भी आप इंटरनेशनल जो कंट्री है, लोग हैं उसमें कंपोनेंट है, उससे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है। हमने वहाँ पे खड़े उसके होकर बाद की हैंडलिंग नहीं, जी हैंडलिंग डंप करें किसी और मकसद के लिए तो नहीं डंपिंग से मुराद ये है देसी मकसद नहीं, एवरीथिंग दे आर पुटिंग एवरीथिंग ऑन ग्राउंड। तो हमने उनको training देनी इसको हटाना है। इस जो प्रैक्टिस, जैसे शादाब साहब फरमा रहे थे कि कुछ चीज़ें प्रैक्टिस में आनी चाहिए। अब उनके आपके कुछ सेक्टर बनाए हुए हैं अंगूरों में, मिसाल के तौर पर 4 एकड़ पे अंगूर लगा हुआ, तो 1 एकड़ में एक सेक्टर, दूसरा एकड़ में दूसरा सेक्टर में, तीसरा सेक्टर उसमें अंगूरों के तीसरा सेक्टर बन गया। अब उस सेक्टर में जब आप करते हैं तो यू डोंट हैव टू ब्रिंग एवरीथिंग, यानी एक जगह पे डंप करने के लिए, बल्कि वहीं से तोड़े, उसकी वो करें, वो प्रोसेस जो होता है हीट रिमूवल करें और उसको पैकिंग कर दें। तो दैट्स इट। वहाँ पे होना ये वहाँ से होना चाहिए फार्म लेवल पे। तो इसको मैं इसलिए इंटरप्रेट करता हूँ, जैसे एसएमई कैसे हम इंटरप्राइज करते हैं, मैं इंटरप्रेट इस तरह करता हूँ कि ये फार्मर एंटरप्राइज हम एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हमने बोलते हैं, तो ये फार्मर इटसेल्फ भी एंटरप्राइजेज है, तो ये भी एसएमई पार्ट इसका हिस्सा है हमारे लिए ना। तो हमने इनको भी एनकरेज करने के लिए इनकी कुछ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है उसका एहतमाम किया है। शादाब साहब, ये जो चीज़ें आपने इस प्रोग्राम में देखी, जो शमशेर साहब शेयर कर रहे हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि क्या कोई उनको कोई ये प्रैक्टिसेस बेहतर करनी है, टेक्नोलॉजी लानी है, क्या कंक्रीट निकला, क्या ऑब्जर्वेशन हुई कि अगर आप टेक्नोलॉजी को रिकमेंड करते हैं आप लोग, तो क्या वो अफोर्डेबल भी है कि नहीं? ऑल ऑफ द अबव, जो कुछ आपने फरमाया, ऑल ऑफ द अबव, ये सब उसमें शामिल है। अच्छा, वो इसलिए शामिल है, अगर आप नंबरिंग करें, क्या क्या उनको ज़रूरत है? देखें इसमें सबसे पहले तो उनको जो है अपने जो वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं पहले लेवल के ऊपर, अभी जो कुछ अभी कर रहे हैं ना, जो उनकी करंट प्रैक्टिसेस हैं, जो उनकी मौजूदा तरीके से जो अपना वो काम कर रहे हैं, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, उनको ये नॉलेज देने की ज़रूरत है कि ये करंट को जब बेहतर बनाएंगे तो दूसरे ममालिक में उनके मिलते जुलते जो कारोबार हैं वो क्या कर रहे हैं। अब जैसे शमशेर साहब ने फरमाया कि आपका अंगूर है, अब अंगूर हम यहाँ पे ज़मीन पे डंप कर रहे हैं, उसे मिट्टी मिल रही है, दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, वो नीचे प्लास्टिक शीट लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो क्रॉस नॉलेज प्रैक्टिसेस हैं उसको वो उनको बताने पहले पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो उनको बताने की ज़रूरत है। दूसरा लेवल हो गया। तीसरा लेवल ये हो गया कि जब उनको नॉलेज मिल जाती है तो फिर उस नॉलेज को वो अपने इस्तेमाल में कैसे लेकर आए। सही ना, वो सिर्फ नॉलेज मिलने से ही काम नहीं है, तो वो कैसे करें। हाँ उसको, तो वो फिर जैसे शमशेर साहब ने कहा कि हैंड्स ऑन उनको बताने की ज़रूरत है।
एक था कि अगर आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी उनको इम्प्रूव करने के लिए, एसएमईज की अगर हम बात करें, तो वो टेक्नोलॉजीज क्या आप लोग कोई ऐसी रिकमेंड करते हैं कि आपने खुद ही बोला कि उनको तो लोन तक नहीं मिलते, कि वो क्या अफोर्डेबल भी होती हैं? देखिए, इसीलिए टेक्नोलॉजी की जब तक बात जैसे ही बात आई ना, तो हमारा ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बहुत अहम पहलू इसका ये है कि ये जो हमारा पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये है ही टेक्नोलॉजी बेस्ड। जी दिस इज़ ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है। तो sbnpk.com के ऊपर जाएं जी तो आपको तमाम कोर्सेज जो है वो आपको वहाँ पर ऑनलाइन मिल जाएंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अब कोविड की वजह से आप फेस टू फेस ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। फिर हमारे पास स्मार्ट मोबाइल हर जगह मौजूद है, स्मार्ट मोबाइल हर जगह मौजूद है। तो ट्रेनर को वहाँ तक पहुँचाने, फैसिलिटेटर को ट्रेनर तक ले आने की बजाय हमने ट्रेनर को फैसिलिटेटर तक टेक्नोलॉजी के ज़रिए पहुँचा दिया। और ना सिर्फ पहुँचा दिया बल्कि 24/7 पहुँचा दिया। वो अपनी मर्जी से जब भी रहे, जब चाहे ये वहाँ काम से कर वो ले। उसको ले सकते हैं। शमशेर साहब, ये जो टेक्नोलॉजी, फिर आप जब ट्रेनिंग उनको दे रहे होते हैं, जब देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि दे नीड टू अपग्रेड टेक्नोलॉजी, तो ये अफोर्डेबल भी है जो एसएमईज के लिए? जी सबसे पहले तो अफोर्डेबल से पहले अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, अफोर्डेबल हो, और लोग उसको अपस्केल कर सकें, यानी उसको अपने दूसरे जो एंटरप्राइजेज हैं उनको भी बता सकें। तो इसलिए हमने जो ग्रुपिंग करने का मकसद यही था कि अगर हमारे पास हॉर्टिकल्चर वाले आएंगे तो जाहिर है दे आर नॉट डीलिंग विद मीट, तो वो हार्टिकल्चर को डील कर रहे हैं ना। तो इसीलिए हार्टिकल्चर ग्रुप को जब हम ये चीज़ें समझाते हैं तो वो डिसेमिनेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन विद इन दी इंडस्ट्री वो बड़े इजी हो जाती है। इसी तरह हमारा जो मीट सेक्टर है, अगर हम उसकी बातें मीट सेक्टर वालों को बताते हैं और उनकी ट्रेनिंग का एहतमाम करते हैं तो वो डेफिनेटली डिसेमिनेशन होती है इंफॉर्मेशन टू दी ग्राउंड लेवल। और इवन इट गोज़ टू दी एक और टर्मिनोलॉजी जो अभी नई आई है, वो शायद लोगों के नॉलेज के लिए, हम उसे कहते हैं बैकग्राउंड फार्मिंग। अब बैकग्राउंड फार्मिंग क्या है कि एंटरप्राइजेज जो होती हैं छोटी, जिस तरह फार्मर्स हैं, वो जानवर जो हैं अपने फार्म पे पालते हैं, और वो फार्मर पालते हैं जिनकी एक्सपोर्टेबिलिटी के लिए गोश्त उसी लेवल का मीट रिक्वायर होता है जो एसएमई को रिक्वायर्ड है बाहर। तो इसलिए फिर उनको कनेक्ट जब उनके साथ होता है तो इसको बैकग्राउंड फार्मिंग भी कहते हैं। तो एक एंटरप्राइज जो है वो एक चेंज में है, और अब इस चेंज जहाँ पे से टूटेगी वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो इसीलिए बैकग्राउंड फार्मिंग से लेके, प्रोसेसिंग से लेके, एक्सपोर्टेबिलिटी से लेके, तो ये सारे मराहल जो हैं कनेक्टेड है आपस में। जी। अच्छा, जो बम्पर क्रॉप्स की बात हाँ। है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, क्या ये हुई है 2021 के अंदर पाकिस्तान में? जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। हम्म। तो फिर भी कोई फूड सिक्योरिटी का इशू आ सकता है? देखें, इफ यू आर लूजिंग प्रोड्यूस, इट्स अ लॉस ऑफ प्रोडक्शन, मिसाल के तौर पर। तो देखें, अगर आप उगा के उसको प्रोड्यूस को सेव नहीं कर रहे हैं तो वो तो लॉस ऑफ प्रोडक्शन हो गया ना। बम्पर लॉस भी हो जाएगा। बम्पर लॉस भी हो जाएगा। बम्पर ही होगा फिर, तो जब बम्पर क्रॉप हुई है तो उसी को बम्पर लॉस भी हो जाएगा फिर। अच्छा, इसमें देखें, एक इसमें दो एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। और आप ये जितनी भी ट्रेनिंग या शादाब साहब से हमारी जो डिस्कशन उस दिन हो रही थी, अगेन से हो रही थी, ये रिसर्च बेस्ड है। इसका बुकिश का वो नॉलेज नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकली ये सारे जो प्रोग्राम हैं ये इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में हो चुके। मैं एक मिसाल देता हूँ चिली सेक्टर की, जैसे शादाब साहब मस्ट बी नोइंग दैट सिंध का है। तो वहाँ पे ये प्रैक्टिस हो रही थी कि एफ्लाटॉक्सिन जो है उसमें बहुत ज़्यादा इशू आता है, फफूंदी का जिसे कह सकते हैं। तो वो एफ्लाटॉक्सिन का जो इशू है वो उसकी वजह से हम अपनी लोकल और इवन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत पीछे आ गए। और सबसे बेस्ट दुनिया की जो होती है वो चिली, वो आपने उमरकोट में पैदा होती है, मुल्तान के कुछ इलाके में होती है, और एक डिस्ट्रिक्ट पे नहीं। आप देखें ना, हम लोग हमारी कौम मिर्चें लगाने में तो माहिर है। हाँ। तो इसलिए जो है ना, वो हमारी जो किली है वो बेहतरीन है। और लोग भी कम नहीं है। अच्छा, हमारा वही ब्रॉट इंटरनेशनल जो था कंसल्टेंट थे, उनको जब लाए तो हमने फील्ड विजिट किए। तो हमने कहा जी कि इसमें कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। उसने कहा नथिंग। मैंने कहा जी हमने तो इतनी बड़ी वो सालों से लगे हुए हैं, हम तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। उसने कहा कि जहाँ पे आप ये मिर्चें हार्वेस्ट करते हैं ना, तो हमने कपड़ा यूज़ करते हैं या ग्राउंड पे उसको बिछा देते हैं। आप इसके लिए पेपर यूज़ करें जिसको हम ब्राउन पेपर कहते हैं, जो नॉर्मली रफ पेपर होता है उसको यूज़ करते हैं। अगर आप वो बिछा दें
और उसके ऊपर इसको ड्राई करें, तो आपका जो एफ्लाटॉक्सिन का नेक्स्ट ईयर जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल कम हो जाएगा उसका। कोई इसलिए कि एफ्लाटॉक्सिन इज नॉट गोइंग टू बी कैरिड आउट इन द नेक्स्ट सीजन। तो इसलिए ये सारी चीज़ें एक छोटी सी मिसाल है। बिल्कुल वक्त हमारा जो एसएमईज जिनको आप ट्रेनिंग डिफरेंट तरीकों से दे रहे हैं, जिनका आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे? जी पढ़िए आप। थैंक यू नासिर साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे ये है कि जी ये हमारे जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया, अब इस वक्त कि फ़ूड सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो नेशनल सिक्योरिटी में जिस तरह हमारी अफवाज जो हैं उनकी एक ज़िम्मेदारी है, इसी तरह फ़ूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में हमारी जो एसएमईज़ जो हैं उनकी एक ज़िम्मेदारी, और ये ज़िम्मेदारी किसी तरह भी फ़ौज की ज़िम्मेदारी से कम नहीं है। तो इसलिए मेरा उनके लिए पैगाम ये है कि ये हमारे पोर्टल के ऊपर आएँ, हमारे ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आएँ। ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला पोर्टल है, और जहाँ पे 10 मुल्कों में जहाँ पे गेन का नेटवर्क है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पहला ये पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल जो है कैपेसिटी बिल्डिंग का, ये हम लेकर आए हैं थैंक्स टू शमशेर साहब। तो इसके ऊपर वो आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, ताकि ना सिर्फ उनकी प्रोडक्शन बेहतर हो बल्कि उनके कंज्यूमर को, उनके ग्राहकों को ग़िज़ाइयत भी बेहतर मिले और उनका बिजनेस फ्लोरिश करे। शमशेर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स, एनी मैसेज? मेरा ख्याल है कि अभी आपने जो यहाँ से स्टार्ट किया था कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स FSMS, एक्चुअली दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन इन द चेन, जैसे मैंने शुरू से बताया था। लेकिन इससे सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो मैनेजमेंट कमिटमेंट है। जो मैनेजमेंट कमिटमेंट है फॉर द SMEs, अगर सिर्फ वो ये कर लें कि हमने अपने घर को क्लीन करना है, इंस्पेक्शन, हाउस कीपिंग, सैनिटेशन करनी है, छोटी छोटी चीज़ें, अपने हाइजीन और जो वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी हाइजीन का ख्याल करना है, तो 50% मसाइल तो इसी से वैसे हल हो जाएंगे कि ये प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो मैनेजमेंट कमिटमेंट इन दी SMEs है, उसको बहुत अच्छे तरीके से ज़रूरत है कि वो अटेंड करने की। अगर वो हो गई तो आई थिंक 50% वी आर डन। जी मैसेज ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका ये टॉक न्यूट्रिशन में इसमें आया, बहुत उम्दा, आप इसका टाइटल बहुत खूबसूरत है, जो कि न्यूट्रिशन की अहमियत को वाज़ेह गेन के ताउन से इसको लेकर आ रहे हैं। और ये हर लेवल के ऊपर, हर दर्जे के ऊपर, चाहे हम कंज्यूमर हों, चाहे आम आवाम हो, चाहे SMEs हों, न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस जो है, इससे हमारी सेहत, हमारे माशरे की सेहत और हमारे कौमी सेहत का ताल्लुक़ है इससे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शादाब फरीदुद्दीन और मिस्टर शमशेर एच खान, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आज की न्यूट्रिशन टॉक जो कहती कि किस तरह कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है उन SMEs की, जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर हाफ हैं 50,000 में से। सो 20-25,000 SMEs हैं। अगर उनके अंदर प्रैक्टिसेस को बेहतर किया जाए, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाए, तो तमाम किस तरह पाकिस्तान के अंदर मेल न्यूट्रिशन को एक हद तक शिकस्त दी जा सकती है और न्यूट्रिशन को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, जो कि हमारी आने वाली नस्लों को बचा सकती है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर। तो हमारी आज की डिस्कशन थी जो SBN और गेन के जो एक प्रोग्राम है कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो SMEs की, जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर। और नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल होंगे किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच। यू सर।